ठीक है, आज हम लोगों का डिस्कस करने वाले हैं जो एक दो क्लास नेक्स्ट अब हमारा चलेगा पिजन पी। पिजन पी मतलब हम लोग सभी लोग खाते हैं, डेली खाते हैं। कहीं इसको अरहर बोला जाता है, कहीं तूर बोला जाता है, कहीं रेड ग्राम बोलते हैं, पिजन पी बोलते हैं इसको। ठीक है, नो आई इसको भी बोलते हैं। तो ये हम लोग अरहर या रहर अब यहाँ के लोगों को बोलते हैं, जैसे कल मुझे पता भी चला था, रहर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखे होंगे, खाए होंगे, बहुत ही मतलब रेगुलर यूज वाला आपको दाल है, दाल पल्स क्रॉप है। तो ये आपको अरहर है। ठीक है, आज का हम लोगों का क्लास है अरहर पे। तो अरहर को हम लोग पिजन पी या अरहर, या इसको इंग्लिश में रेड ग्राम भी बोलते हैं, कॉन्गो पी बोलते हैं, नो आई पी बोलते हैं, अरहर और तूर भी बोलते हैं। ये जो है एरिया प्रोडक्शन में चना के बाद सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला आपको दाल है। इसका न्यूट्रिशियस, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। 21 से 25% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसको ग्रेन की तरह यूज कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, फॉडर फॉरेज की तरह यूज कर सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि ये सोल और इंटरक्रॉप भी होता है, मतलब ये अकेले भी लगा सकते हो, और ये 2-3 क्रॉप के साथ इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग भी लगा सकते हैं। ये हम बताएंगे टर्म आगे आपको, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग पे एक अलग लेक्चर लेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्रॉप्स का हम बताएंगे, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। ये दुनिया में आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखें तो पहले भी बता चुके हम, इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है, इंडिया है। इंडिया जो है नंबर 1 है इसके प्रोडक्शन में भी, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको अगर होता है पिजन पी का तो इंडिया में होता है। ये वर्ल्ड का 85% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और वर्ल्ड में जितना भी एरिया में अरहर उगाया जाता है उसमें 90% जो एरिया, 90% एरिया जो है वो इंडिया में है। तो इंडिया रैंक नंबर 1 दोनों में है, आपको चाहे एरिया प्रोडक्शन, एरिया हो या प्रोडक्शन हो। ठीक है, इंडिया में इसको बहुत जो स्टेट में उगाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, सब जगह में उगाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन अदर देन इंडिया देखें, अदर कंट्रीज में देखें तो मलावी, युगांडा, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज और भी हैं, नेपाल, म्यांमार, ये जो है एशिया का है, और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ यूएसए का डोमिनिकन रिपब्लिक में भी ये उगाए जा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी में आप लोगों को बता चुका हूं कि पर यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन दे रहा है कोई भी आपको क्रॉप, उसका प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में जो है अरहर के प्रोडक्टिविटी के मामले में बिहार नंबर 1 है। बिहार में 1 हेक्टेयर में करीब 1115 केजी इसको पिजन पी को लिया जाता, उगाया, मतलब हार्वेस्ट होता है, यील्ड होता है। तो मतलब प्रोडक्टिविटी के मामले में नंबर 1 है अपना बिहार। ठीक है, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी है। आगे भी देखते हो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो बताई चुकी है कि 90% एरिया और 85% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। जो इसका जो रैंक है, छठा है एरिया प्रोडक्शन में, और पल्सेस के मामले में, अदर पल्सेस के मामले में जो ये छठे नंबर पे है। ठीक है, इंडिया में आपको, इंडिया में अरहर का, इंडिया में टोटल एरिया जो उगाया जाता है अरहर का वो है 3.61 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, प्रोडक्शन इसका 2.7 मेट्रिक टन होता है। और प्रोडक्टिविटी इंडिया का एवरेज, जैसे बिहार का प्रोडक्टिविटी 1115 केजी पर हेक्टेयर बताया, तो इंडिया का पूरा ओवरऑल एवरेज निकाला जाए प्रोडक्टिविटी तो ये है 747 केजी पर हेक्टेयर पिजन पी का इंडिया में। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एरिया जो है इंडिया में पिजन पी महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद यूपी और कर्नाटका में है। तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 है एरिया में, अरहर के एरिया में। ठीक है, उगाने के मामले में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी में होता है, तब महाराष्ट्र, तब गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अरहर का कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो बिहार में है। यह टर्म समझ में आपको आएगा। प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस जो मिला आपको वो प्रोडक्शन कहलाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। एरिया नहीं, मतलब हमको इतना क्विंटल उपजाया गया वो प्रोडक्शन है, लेकिन हम कितने एरिया पर यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ये मैं हर क्लास में बताया हूं आपको। ठीक है, अगर हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें अरहर का, तो अरहर फूड की तरह यूज हो सकता है, एनिमल फॉडर की तरह यूज हो सकता है, ग्रीन मैन्योर की तरह यूज हो सकता है, मल्च प्रोडक्शन, मल्च प्रोग्राम मतलब वाटर जो मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए मल्चिंग यूज करते हैं, उनको सॉइल को कवर करने के लिए वो मल्च प्रोडक्शन भी हो सकता है इसका। एले क्रॉपिंग है, एले क्रॉपिंग मतलब 2 क्रॉप के बीच में एक दूसरा क्रॉप उगाना, वो एले क्रॉपिंग कहलाता है। तो ये आपको एले क्रॉपिंग है, इसके बीच में बहुत सारा गैप रहता है तो बाद में सब्जी वगैरह भी उगा सकते हैं।
तो इंटरक्रॉपिंग की तरह से। एलेक्रॉपिंग एक तरह का इंटर विंड ब्रेक्स है। फॉरेस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था विंड ब्रेक्स की, जो हार्मफुल विंड्स होते हैं, हवा, ठंडा हवा, ये सब जो नुकसान पहुंचा सकता है क्रॉप को, ये उनके लिए विंड ब्रेक का काम कर सकते हैं। अगर हम बॉर्डर पे लगा दें खेत के तो ये विंड ब्रेक की तरह काम करता है, और शेल्टर बेल्ट भी की तरह भी काम करता है। ठीक है, फूड में आप अगर देखो तो ये 25% प्रोटीन होता है, 21 से 25%। विटामिन ए और विटामिन सी इसमें अच्छा खासा होता है, और इसके लीव्स जो होते हैं, अगर यंग लीव्स या ट्विग्स जो होते हैं ऊपर वाले, उनको भी पकाए खाया जा सकता है, जिसका स्पाइसी ऑर्डर होता है, और वो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसका फार्मिंग का बेनिफिट देखें, अरहर के फार्मिंग में भी बेनिफिट है। क्या है कि ये आपको पुअर कंडीशन वाले सॉइल में भी उग सकता है, मतलब बहुत जरूरी नहीं है कि आपका बहुत ही फर्टाइल सॉइल हो। ठीक है, और ये ड्राई वेदर को भी टॉलरेट है, मतलब ड्राई वेदर को भी रेसिस्ट कर सकता है, मतलब थोड़ा कम पानी वगैरह रहे, सूखा ज्यादा रहे, तो भी वो सर्वाइव करने की एबिलिटी इसमें है। न्यूट्रिशियस होता है, इसका प्रोटीन बहुत ज्यादा, तो न्यूट्रिशियस होगा पल्स है। एनिमल फीड ऑफ ऑर्डर की तरह भी यूज हो सकता है इसको। ठीक है, शेड, दूसरे क्रॉप जो शेड लविंग प्लांट होते हैं उनके लिए शेड भी प्रोवाइड कर सकता है ये। ठीक है, ये पेरेनियल हो सकता है, एक बार लगा के हम 5 साल तक उससे फली तोड़ सकते हो। ठीक है, ये जला लकड़ी जब इसका काटे, लकड़ी जलावन की तरह यूज हो सकता है। ये जो है डीप, मतलब जमीन के, एक होता है सरफेस फीडर, जो जमीन के ऊपर से जो मतलब अलग अलग लेयर्स जो न्यूट्रिएंट लेता है ना, तो ये डीप लेयर में लेता है, जमीन के करीब 1 मीटर तक या 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूर अंदर तक चला जाता है ये इसका रूट। तो मतलब इसका न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर नीचे से लेता है, ऊपर सरफेस वाले से नहीं लेता है। तो बाद वाले अगर हम क्रॉप उगा रहे हैं साथ में, तो जो ऊपर सरफेस वाला रहेगा तो मॉइस्चर वो यूज कर सकता है, ये नीचे वाला यूज कर सकता है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट। तो ये आपको न्यूट्रिएंट डीप से लेता है। ठीक है, इरोजन कंट्रोल करने में काम आता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोलॉजी में भी इसका ये है कि अगर कहीं कहीं पर जहाँ पर इरोजन ज्यादा हो रहा है या फिर कंटूर बनाए हैं, वहां से कंटूर से मिट्टी के ये होने का ज्यादा चांस होता है, तो लॉस होने का, इरोजन होने का, तो वहां पर हम इसको इरोजन कंट्रोल की तरह भी लगा सकते हैं। ये इसमें लाइसिन, राइबोफ्लेविन, थायमीन, नियासिन एंड आयरन ज्यादा अच्छा पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ये इन सब के लिए न्यूट्रिशियस है। ओके, अगर हम अब अगला देखिए टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में ये प्लांट देखिए, तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो इसमें जितने एंजियोस्पर्म प्लांट में जो नॉर्मल पार्ट्स होते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं। रूट्स होते हैं, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर्स होगा, फ्रूट्स होगा और सीड्स होंगे। ये सारे इनके पार्ट्स हैं। तो एक एक पार्ट का अगर हम देखें आगे, तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपको साइंटिफिक नेम इसका होता है कजनस कजन, सभी लोग जानते होंगे। ये फैबेसी फैमिली में आता है, पेपिलोनेसी भी बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली का ही एक आपको सब फैमिली होता है। ठीक है, फेबेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये आपको पेपिलोनेसी और फेबेसी ये आते हैं। तो फेबेसी एक तरह का लेग्यूमिनेस ये फैमिली है। ओके, इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में 22 होते हैं। ठीक है, 2n जो होते हैं 22 होते हैं क्रोमोसोम इसके। इसका कल्टीवार होता है, 2 तरह के कल्टीवार होते हैं, आप देखे होंगे अभी। जैसे एक होता है कजनस कजन, वैरायटीज का बाई कलर होता है, जिसमें बाई कलर का मतलब हो गया, समझे 2 तरह का कलर होगा। और कजनस कजन वार फ्लेबस, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आपको जो है कजनस कजन जो बाई कलर है, वो पेरेनियल होता है, मतलब 1 साल से ज्यादा, 2 साल 3 साल तक चलने वाला होता है। ठीक है, लेट मैच्योरिंग होता है, मतलब देर से पकता है इसमें। लार्ज वो प्लांट बड़ा होता है, बुशी होता है, मतलब झाड़ी वाला रूप ले लेता है। ठीक है, और ये पर्पल फ्लावर होता है इसमें, पर्पल फ्लावर जिसमें पीले पीले लाइनिंग होंगे हल्के हल्के। तो इस तरह का इसमें बाई कलर में होता है। ठीक है, कजनस कजन बाई कलर में। और कजनस कजन जो वार फ्लेवर्स है, ये शॉर्ट होता है, ड्यूरेशन का होता है, मतलब कम समय में पक जाएगा आपको। अर्ली मैच्योरिंग वही है, शॉर्ट ड्यूरेशन, अर्ली मैच्योरिंग। कलर ऑफ स्टैंडर्ड पेटल इज येलो, मतलब इसका फ्लावर का कलर जो होता है पेटल्स का वो येलो होता है, और इसका पॉट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कजनस कजन का। अब अगर रूट सिस्टम देखें, तो रूट सिस्टम इसका डीप रूटेड होता है, पहले ही बता दिए कि अंदर तक 1 मीटर तक जा सकता है, 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इसका रूट जा सकता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन इसमें होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे। ये देखो, सीड कभी भी अगर जर्मिनेट करता है तो 2 तरह से करता है। सीड जब जर्मिनेट करेगा, सीड जब जर्मिनेट करता है तो पहले आपको रेडिकल निकलता है। ठीक है,
जब रेडिकल निकलता है तो उसके बाद हाइपोकोटाइल जो होते हैं रेडिकल के ऊपर वाला पोर्शन, ये सीड को पुश कर देता है ऊपर, और यही बाद में जब सीड जो कोटिलेडन्स होता है, कोटिलेडन लीफ बना लेगा लीफ। तो ये आपको इस तरह का लीफ जो होता है जर्मिनेशन होता है, इसको बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। दूसरा जर्मिनेशन होता है सीड अंदर ही रहेगा सॉइल के, उससे ही आपको रेडिकल निकलेगा, उसी से आपको एपिकोटाइल निकलेगा जो प्लिम्यूल होता है, ठीक है। तो ये मतलब सीड अंदर ही रह गया, हाइपो मतलब नीचे, हाइपो का टर्म होता है नीचे, हाइपो तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है, और एपिजियल जर्मिनेशन मतलब सीड ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये तो आपको इसका सीड जर्मिनेट करता है, तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है कजनस कजन में, मतलब पिजन पी में, ठीक है। ये C3 प्लांट है, C3 प्लांट और C4 प्लांट क्या होता है, और शॉर्ट डे प्लांट है। तो C3 और C4 प्लांट क्या होता है वो आपको मालूम होगा। C3 प्लांट जो होता है नॉर्मली इसमें हर समय इसका आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ये स्टोमेटा से ऑक्सीजन आता जाता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा साइटोप्लाज्म में और वो सीधे चला जाएगा आपको मेसोफिल सेल्स में जहां फोटोसिंथेसिस होता है, रूबिस को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको फिक्स कर देता है। लेकिन C3 प्लांट में जो ये इसमें प्रॉब्लम होता है, रूबिस्को में ऑक्सीजन को भी फिक्स करने की एबिलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन, तो ये आपको लॉस करता है, एटीपी का लॉस करता है, तो प्लांट को लॉस होता है एनर्जी का थोड़ा, ओके। और इसमें एक और होता है, जब दिन में बहुत गर्म कंडीशन है तो आपको वाटर लॉस भी ज्यादा होता है, ठीक है, पानी की कमी है तो वाटर लॉस भी ज्यादा होता है, तो C3 प्लांट है। C3 प्लांट में और C4 प्लांट में क्या होता है ना, प्लांट का एनाटोमी थोड़ा चेंज हो जाता है। C4 प्लांट में मेसोफिल सेल्स होते हैं और उसके बाद बंडल शीथ होते हैं। जो मेसोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स जो अलग है, तो पहले क्या आता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जब स्टोमेटा खुलेगा, ये किसी समय जब आपको उसको कंडीशन अच्छा रहेगा तो उस समय वो एयर लेगा, वो एयर लेगा तो जो एयर जाएगा मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर उसको पकड़ के पंप की तरह काम करके वो आपको बंडल शीथ सेल्स में भेजेगा, तब जाकर के वहां पर आपको 4 कार्बन कंपाउंड होता है पीपी का जो है एंजाइम, तो वो आपको फिक्स करने में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पर लॉस कम होता है। ये C3 C4 प्लांट का बताना था। वैसे अरहर जो होता है C3 प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, मतलब फ्लावरिंग के लिए इसको छोटा दिन चाहिए होता है, ठीक है। हार्डी क्रॉप है, हार्डी क्रॉप होने का मतलब है ये हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। हार्डी मतलब कम पानी में, ज्यादा गर्म भी हो जाए, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन हो तो ये सबको भी ये आपको टॉलरेट कर सकता है, तो इसलिए ये हार्डी क्रॉप है, डॉट टॉलरेंट भी है, बाकी सब दाल के रेस्पेक्ट में, है ना। तो अगर हम बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, रूट्स में, अगर रूट्स है तो रूट्स हम बता दिए 1 से 2 मतलब आधे से 1 मीटर तक जाता है, लेकिन अगर ज्यादा अच्छा जीनोटाइप या कुछ है उस तरह का तो 2 मीटर तक नीचे जा सकता है, और 1 मीटर तक जा सकता है और 2 मीटर तक फैल सकता है इसका रूट, है ना, हॉरिजॉन्टली फैलता है, 2 मीटर तक वर्टिकली नीचे जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी अच्छा खासा फैल सकता है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला रूट फैलता है 60 सेंटीमीटर डीप सॉइल तक में अच्छा से फैला रहता है, रूट नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप और उसके जो जीनोटाइप होते हैं उन पे डिपेंड करता है रूट का प्रोलिफरेशन, ठीक है। रूट का फैलाव जो है उसका जितना ज्यादा दिन वाला क्रॉप रहेगा उसका उतना ज्यादा फैलाव होगा रूट का, ठीक है। और ग्रोथ जीनोटाइप अच्छा होगा, जीनोटाइप पे अलग अलग और ग्रोथ हैबिट पे, इन पे रूट का आपका प्रोलिफरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके पिजन पी का रूट है। अगर हम स्टेम में देखें तो स्टेम जो होता है इसका एंगुलर होता है, थोड़ा तिकोना टाइप का होगा, कोन, ठीक है। वुडी स्टेम होता है, लकड़ी की तरह कड़ा हो जाएगा, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और हर पेटियोल, फ्लावर का जो डंठल होता है, नहीं सॉरी लीफ का जो डंठल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल्स, तो पेटियोल वहीं से शुरू होता है। लीफ, इसका जो लीफ 3 दिखता है वो लीफ नहीं होता है, अभी आगे बताएंगे हम। ये जो नीचे बेस होता है लीफ का, तो वो पेटियोल कहलाता है, वो पेटियोल जो है आपको वहीं के बाद से स्टेम शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्रांचिंग पैटर्न जो होता है इसमें दोनों तरह का होता है, मतलब स्प्रेडिंग और सेमी स्प्रेडिंग भी या कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, ये जीनोटाइप पे आपको डिपेंड करेगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा है प्लांट का, तो वही बताएगा कि ये ज्यादा फैलने वाला है, कम फैलने वाला है, या बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहने वाला प्लांट है, ठीक है। तो
इसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा पाया जाता है, पिजन पी में प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं? प्लास्टिसिटी किसी प्लांट के अडेप्टेशन या कोपिंग, मतलब कोप मतलब उसको रेसिस्ट करने का, जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है, जो चेंज उसको नुकसान कर सकता है या उसके तो वो उनके इसको कोप कर सके, रेसिस्ट कर सके या अडेप्ट कर ले अपने आप को। तो ये प्लांट के लिए प्लास्टिक, किसी भी चीज के लिए प्लास्टिसिटी कहलाता है कि वो एनवायरनमेंट के चेंजेस को कैसे हैंडल करता है, तो वो उसका प्लास्टिसिटी कहलाता है। जिसका प्लास्टिसिटी ज्यादा अच्छा होगा वो उतना हार्डी क्रॉप होगा। तो ये एक इसका प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो अपना जो ब्रांचिंग को एडजस्ट कर लेता है, ब्रांचिंग को एडजस्ट करके एनवायरनमेंट के चेंज को वो रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम लीफ देखें तो लीफ जो होते हैं, अब लीफ में आ जाते हैं इसके, तो लीफ जो इसका होता है स्पाइरली अरेंज होता है। स्पाइरल मतलब आपको स्प्रिंग के तरह का, ठीक है, कॉइल के तरह का। एक लीफ ऐसे होगा तो दूसरा उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके घूम घूम के लीफ लगा रहेगा। तो लीफ जो होता है, देखिए एक यहाँ है, दूसरा ये इधर है, ठीक, ऐसे इस तरह से आ गया। ये एक लीफ यहाँ है तो दूसरा लीफ यहाँ होगा, तीसरा इधर होगा ऐसे, चौथा ऐसे, ये स्पाइरली होगा आपका लीफ। तो लीफ जो होता है स्पाइरली अरेंज होता है, पिन्नेटली ट्राइफोलिएट होता है। पिन्नेटली ट्राइफोलिएट का मतलब क्या होता है? लीफ नाम देखें, पिन्नेट भी आ रहा है, ट्राइफोलिएट भी आ रहा है। तो पहले हम ट्राइफोलिएट पे जाते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, फोलिएट जब भी टर्म आता है वो समझो लीफ के लिए है। तो तीन लीफ कंडीशन है, तो वो तीन लीफ जो मिलके एक तीन लीफलेट होते हैं। वो एक्चुअली तीन लीफ नहीं होता है, अभी दिखाएंगे। तीन लीफ नहीं होते, वो तीन लीफलेट होते हैं। पूरा तीन लीफलेट मिलके एक लीफ बनाता है। तो एक लीफ जो है ट्राइफोलिएट हो गया, मतलब तीन लीफलेट है उसमें। और पिन्नेटली का मतलब होता है अरेंज होना, मतलब पंख के तरफ, जो फीदर होता है ना, पंख, फीदर, जो आपको इसका किसी पंछी का, चिड़िया का फीदर होता है, फीदर पंख को बोलते हैं ना। एक पंख लोगे तो उसमें एक डंठल रहता है, चारों तरफ उसके हेयर रहते हैं, सॉरी दोनों तरफ ऐसे। तो उसी तरह का अरेंजमेंट जब लीफ का रहता है, लीफलेट्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिन्नेटली। जैसे पिन्नेटली ये देखो, ये किसी दूसरे प्लांट का है, ठीक है, तो ये पिन्नेटली पिन्नेट है। ये देखो एक पंख की तरह दिख रहा है दोनों, चाहे इसमें नंबर ऑफ लीफ इवन में रहे या वो ओड में रहे। तो ये पिन्नेटली अरेंज्ड है लीफ। पिन्नेट लीफ मतलब पंख की तरह का लीफ है, ठीक है। कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ होने का मतलब ये पूरा एक अकेला लीफ है। ये लीफ पूरा एक लीफ है, ये अलग अलग लीफ नहीं है, एक लीफ है। ये इनके लीफलेट्स कहलाते हैं। ये इसी तरह इसमें भी ये एक लीफलेट है, लीफ नहीं है। और ये इसका जो पेटियोल है पूरा यहां से यहां तक, ये मतलब ये पूरा एक लीफ हो गया आपका, ठीक है। तो ये लीफ है और पिन्नेट लीफ हो गया। कंपाउंड है क्योंकि इसमें बहुत सारे लीफलेट्स मिलके बने होते हैं, ठीक है। और लेंसियोलेट होता है। लेंसियोलेट का मतलब होता है लेंस की तरह। लेंस की तरह होने का मतलब है दोनों ऊपर भी पतला होगा, नीचे भी पतला होगा, जैसे लेंस होता है, ठीक है। तो ये लेंसियोलेट लीफ है। लीफ के टाइप्स होते हैं, जैसे अगर हम देखें, ये तो कंपाउंड लीफ जो हमने बता दिया आपको, एक लीफ होता है। कंपाउंड लीफ इसमें क्या है कि पहले हम लेंसियोलेट में आते हैं। हाँ, लीफ के टाइप्स होते हैं। तो ये जो तीसरा वाला लीफ दिख रहा है, ये लेंसियोलेट लीफ है, ठीक है। लेंसियोलेट लीफ मतलब लेंस की तरह का है। बाकी अलग अलग तरह के भी लीफ होते हैं, जैसे आपको छेनी जो होता है, वेज के शेप का, स्पैचुला के चम्मच के शेप का हो सकता है, ठीक है, लीनियर हो सकता है, और आपको गोल भी हो सकता है, या रेनिफॉर्म मतलब किडनी के शेप का हो सकता है, कॉर्डेट मतलब हार्ट शेप का होता है, डेल्टॉइड, एलिप्टिकल, हर अलग अलग शेप के लीफ होते हैं। तो जो अरहर का लीफ होता है वो आपको लेंसियोलेट होता है, ठीक है। और कंपाउंड लीफ होता है। कंपाउंड लीफ मतलब ये जैसे ये दूसरे प्लांट का लीफ है, लेकिन ये कंपाउंड लीफ है, इनमें अलग अलग, जैसे इसमें 7 लीफलेट्स दिखाए गए हैं। लीफलेट्स, अब ये कैसे पता चला ये लीफलेट्स है, लीफ नहीं है? तो ये लीफलेट्स के बेस पे कोई भी बड नहीं होगा। बड हमेशा लीफ के बेस पे होता है, ठीक है, हमेशा लीफ के बेस पे बड होगा। लीफलेट के बेस पे सॉरी, लीफ के बेस पे बड्स नहीं होगा। देखो यहाँ पर बड पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी बड नहीं पाया जाएगा आपको, देख लो। तो ये लीफलेट्स कहलाते हैं तभी। और ये पूरा एक लीफ हो गया तो कंपाउंड लीफ है, ठीक है, ओके। अब हम एक जैसे देखें, अब लीफ जो है ये ट्राइफोलिएट हो गया, तीन मतलब, और आपको इसका पिनेटली है, पंख की तरह, एक इधर एक इधर एक ऊपर, ठीक है। द टर्मिनल पेटियोल इज हाईली वेरिएबल। जो ऊपर का पेटियोल है ये वाला, ये पेटियोल, जो ये टर्मिनल पेटियोल है और ये लेटरल पेटियोल से, दोनों साइड वाले लेटरल लीफ से
इसमें 3 लीफ होते हैं पंख में, पंख के शेप में ही। तो ये 3 है, ये लेटरल और ये लेटरल 2 और एक आपको ऊपर में टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पेटियोल और ये बड़ा पेटियोल पूरा बेस तक जाएगा, यहाँ से आपको स्टेम शुरू हो जाएगा फिर। तो ये जो है, और यहाँ पर बर्ड्स पाए जा सकते हैं। तो यह लीफलेट से ये 3 लीफलेट्स हो गए। तो इसमें बोला जा रहा है कि टर्मिनल जो है सबसे लंबा होता है, ये यहाँ पर वाला, ये जो ऊपर वाला आप डंठल समझो ना, एक तरह लीफ के नीचे का बेस का जो पेटियोल है, तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर तक, मतलब 10 से 20 मिलीमीटर लंबा हो सकता है। जबकि ये टर्मिनल वाले, ये सॉरी लेटरल वाले जो होते हैं आपके, लेटरल वाले 2 से 3 मिलीमीटर लंबे ही होते हैं, ठीक है। लीफ साइज जो होता है पूरा, लीफ साइज मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, है ना, 6 से 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। लेटरल लीफ आर स्मॉलर देन टर्मिनल लीफ। ये टर्मिनल लीफ जो होता है, ये वाला लीफ जो होता है जनरली बड़ा होता है। ये देखो, ये टर्मिनल लीफ है, ये बड़ा होता है, ये लेटरल लीफ है, ठीक है। ये भी बता दिया, लेटरल लीफ छोटे होंगे थोड़े, टर्मिनल लीफ बड़े होंगे। टर्मिनल पेटियोल भी बड़ा होता है 10 से 20 मिलीमीटर, और लेटरल पेटियोल भी छोटा होता है 2 से 3 मिलीमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। लीफ वेरीज फ्रॉम 4 to 5 सेंटीमीटर। जो टर्मिनल लीफ है ये आपको 4 से 5 सेंटीमीटर 4 to 8 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। लीव्स आर प्यूबिसेंट, मतलब हेयर, प्यूबिसेंट मतलब हेयरी लाइक हो सकता है उसका लीफ, ठीक है। और ग्रेन्युलर हेयर्स होते हैं तो प्यूबिसेंट हो गए, ओके। अब अगर हम इन्फ्लोरेसेंस में आ जाएं, तो जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये होता है एक्सिलरी रेसिम। रेसिम हम बताएंगे, एक्सिलरी मतलब एक्सिल में पाया जाने वाला, जो लीफ के जहां पर से निकलता है। एक होता है टॉप एक्सिल, टॉप होता है, ठीक है, और एक टर्मिनल एक्सिलरी, ठीक है। एक्सिलरी मतलब इससे निकलेगा आपको रेसिम। रेसिम क्या होता है? तो रेसिम इस तरह से होता है आपको फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस होगा, उस पे आपको एक एक फ्लावर निकलेंगे, ठीक है। एक रेसिम, एक आपको निकलेगा आपका पेडिसेल जो स्टॉक, उसके दोनों तरफ आपको फ्लावर निकलता है। अब फ्लावर का लेंथ जो है लगभग बराबर होता है। पैनिकल एक तरह का रेसिम ही है, जो राइस वगैरह में पढ़े थे हम लोग, पैनिकल वो एक रेसिम ही का टाइप है, ठीक है। तो पैनिकल को हम इन्फ्लोरेसेंस है जो आपको डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ फ्लावर्स वेरीज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरह का फ्लावर का साइज हो सकता है, ठीक है। फ्लावर्स आर डिस्टिंक्टली पेपिलोनेसियस। पेपिलोनेसियस फ्लावर किसको बोलते हैं? ये पेपिलोनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे मटर में भी है। तो इसका फ्लावर होगा पेपिलोनेसियस। पेपिलोनेसियस फ्लावर का अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें हर इसका पेटल्स जो कलर येलो कलर या उसका सॉरी वायलेट कलर का जो रहेगा, पर्पल कलर का पेटल्स है, वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसी के हिसाब से इनको नाम दिया गया पेपिलोनेसियस। पेपिलोनेसियस टर्म दिया था लिनियस ने, उन्होंने पेपिलियो टर्म लिया तितली से। तितली लैटिन में तितली को पेपिलियो बोलते हैं, बटरफ्लाई से। तो उसने कहा कि इसका फ्लावर थोड़ा बटरफ्लाई टाइप का दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखेगा लेकिन लगता है बटरफ्लाई की तरह, तो वहीं से इन्होंने टर्म लिया पेपिलियो, तो इन्होंने नाम दिया पेपिलोनेसियस फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के पेटल्स होते हैं। 3 तरह के पेटल्स होने का मतलब है, कभी भी आप अरहर का या चना का अगर फ्लावर को खोलो तो उसमें देखोगे एक पेटल्स बड़ा ऐसा रहेगा जो बाकी सब पेटल्स को अंदर ढका रहता है। फिर उसके बाद 2 पंख की तरह हल्के रहते हैं, ठीक है, 2 पंख की तरह रहेंगे, और एक अंदर में रहेगा जो जुड़ा हुआ रहता है ऐसे नाव की तरह बना रहेगा, या नाव का बेस जो लोहे का बना होता है जिसको डूबने से बचाने के लिए, पलटने से बचाने के लिए नाव को बेस बनाया जाता है, तो वैसा ही बनता है। तो उसी के हिसाब से उनका नाम भी दिया गया है। एक स्टैंडर्ड या बैनर है जो आपको उसको घेर के रखेगा। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, आगे भी देख के समझ में आ जाएगा, जो सबसे ऊपर वाला वो फ्लावर का पोर्शन होता है, पेटल्स होता है, जो बाकी पार्ट्स को भी घेरे रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या बैनर। 2 होते हैं उसमें, फिर आपको विंग्स, एक इस साइड, मतलब दोनों विंग्स होंगे, उसके बाद इस निकले हुए, ठीक है। और 2 होते हैं आपको कील मतलब जो नाव की तरह अंदर में से बने रहेंगे, उसको फैला के दिखाया गया है यहाँ पर, नाव की तरह, या नाव का बेस जो पहले जमाने में बनता था उसके हिसाब से, उसी का नाम उसको कील बोलते हैं, उसी नाव के बेस के हिसाब से। तो ये जुड़े होते हैं, ये 2 कील जो होते हैं जो जुड़े होते हैं आपस में, तो ये इस तरह से, इसलिए इसको पेपिलोनेसियस फ्लावर बोलते हैं, तितली की तरह का। उनके जो पार्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, ठीक है। तो ये आपको
पेकुलिनेसियस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक है। लेट मैच्योरिंग वैरायटी में जो है फ्लावर ग्रुप में होते हैं एक साथ, ठीक है। फ्लावर्स आर ग्रुप टुगेदर एट द एंड ऑफ द ब्रांचेस, जो लेट मैच्योरिंग में होगा, ठीक है। जो लेकिन अर्ली मैच्योरिंग में होता है प्रोड्यूस्ड एट सेवरल पॉइंट्स, अर्ली मैच्योरिंग में अलग अलग पॉइंट पे वो निकलते जाएंगे फ्लावर और वो फ्रूट बनते जाएगा, ठीक है, ओके। यूजुअली फ्लावर्स ओपन एट द टाइम ऑफ द सेम इन्फ्लोरेसेंस, मतलब हर एक का फ्लावर एक साथ खुलता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस ईच प्लांट ऑलमोस्ट अप टू द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और फ्लावरिंग हार्वेस्ट के टाइम तक चल सकता है, ठीक है। फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऐसा बताया था, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। पॉलिनेशन डिग्री के पत्ते क्या हो गया बेटा, म्यूट करो। प्लेस बिफोर द फ्लावर ओपन्स, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड होता है क्योंकि फ्लावर खुलने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है इसमें। क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है कुछ हद तक, थोड़े इसमें, ठीक है। पॉट्स जो होते हैं, पॉट्स इसमें ग्रीन होते हैं या अलग पर्पल कलर के भी पॉट्स होते हैं, इनका लेंथ अलग अलग होता है। एक पॉट 5 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है और चौड़ाई में 0.6 से 0.9 सेंटीमीटर तक हो सकता है, मतलब 6 से 9 मिलीमीटर तक चौड़ा हो सकता है। ग्रीन से डार्क ब्राउन तक हो सकता है इसका कलर, पॉट का कलर, ठीक है। कुछ इसके जेनेटिक जो कंस्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ प्लांट झुके रहते हैं इनके पॉट्स फली, और कुछ के खड़े रहते हैं, ठीक है। और अगर लेट मैच्योरिंग है, अच्छा खासा नंबर है, तो उसमें एक पॉट में 5 से 6 उसमें सीड्स हो सकते हैं। अगर अर्ली मैच्योरिंग है तो उसमें एक पॉट में 2 से 3 आपको सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। सीड्स जो होता है, सीड्स जो होता है डिफरेंट कलर का होता है, अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। राउंड अलग अलग साइज का होता है और उसका शेप जो होता है गोल होगा चाहे फिर लेंस के शेप का होगा, ठीक है। कलर ऑफ सीड्स बीइंग डर्टी व्हाइट टू सिल्वर व्हाइट, मतलब सीड कोट का कलर जो होता है ना वो व्हाइट से सिल्वर व्हाइट तक हो सकता है, लाइट ब्राउन भी होता है, चेस्टनट ब्राउन भी होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं। और लेकिन दाल का जो अंदर दाल जो हम खाते हैं, जो कोटिलेडन्स होता है, वो येलो कलर का ही होता है, ठीक है। अब हम टाइम इसमें नहीं है तो अगले इसमें हम इसके पिजन पी के इन्फ्लोरेसेंस पे आएंगे। अभी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बताओ।